बिहार का वोट कटवा प्रशांत किशोर। बिहार की जनता हमेशा ये दो ध्रुव वाली पॉलिटिक्स ही पसंद करती है। बिहार में हमेशा वो छोटे छोटे पॉकेट में दलों के लिए गुंजाइश रहती है। अकेले दम पे विकल्प खड़ा कर लेंगे, इसकी गुंजाइश नहीं है। जब लोगों को दिखेगा कि ये सरकार बनाने की स्थिति में है ही नहीं, तो ऐसे लोग अपना वोट क्यों बर्बाद करें। जिनको आज वो भ्रष्ट बता रहे हैं, जुड़ना आखिर में जाकर के उनको उन्हीं के साथ पड़ेगा। जो विकल्प तलाश रहा है ना वोटर कि हमें कम से कम आरजेडी या लालू काल जंगल राज जो कह सकते हैं आप उसको, वो हमें नहीं चाहिए। इनका बिहार में भी संगठन जमीन पे नहीं पहुंचा। प्रशांत किशोर बिहार के गांव-गांव घूम चुके हैं। ये धारणा गलत है। ओबीसी को मुस्लिमों से क्या कनेक्ट करता है मजहब? बिल्कुल। प्रशांत किशोर के पास ये फायदा नहीं। ये मीडिया को बहुत अच्छे से प्ले कर रहे हैं। पहले पत्रकार थे, उनके बेटे प्रशांत किशोर के साथ अभी जो है इस काम में लगे हुए हैं। कहा जाता है कि 1 लाख रुपए प्रति माह की उनकी सैलरी। चुनाव अल्टीमेटली जीते जाते हैं बूथ लेवल वर्कर से, ये हवाबाजी से या सोशल मीडिया से तो जीते नहीं जाते। बिहारी वोटर्स को आप इतने हल्के में मत लीजिए कि आप राजनेता हैं तो आप कैलकुलेटिव हैं और वोटर कैलकुलेटिव नहीं है। नमस्कार, ऑप इंडिया में आपका फिर से स्वागत है। हम हर हफ्ते बिहार चुनाव को लेकर कुछ न कुछ डिस्कस करने वाले हैं। पिछले हफ्ते आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी फैक्टर पे एक चर्चा हुई थी। चर्चा में अजित झा थे, चंदन कुमार थे, मेरे कलीग थे और मैं नहीं था। इस बार मैं आया हूं और जैसा पिछली बार भी कहा गया था, चेहरे बदलते रह सकते हैं लेकिन जो बिहार चुनाव है उस पर हमारी नज़र लगातार रहेगी और कोई ना कोई हर हफ्ते हम एक कोई टॉपिक उठाएंगे, उस पर बात करेंगे। वो जो टॉपिक है वो हो सकता है जो उस वक्त की न्यूज़ हो उससे रिलेटेड हो सकता है, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो कि शायद न्यूज़ में नहीं हो लेकिन आपको जाननी ज़रूरी है। हम उस तरह की टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे। और आज के लिए जो टॉपिक है या आज का जो विषय है वो एक व्यक्ति हैं, वो हमेशा न्यूज़ में रहते हैं, शायद वो भी उनका एक यूएसपी ही है और बिहार में इस बार वो अपनी आजमा रहे हैं कि वो कितना कुछ कारनामा कर सकते हैं और वो व्यक्ति हैं प्रशांत किशोर। तो बिहार चुनाव में प्रशांत किशोर का क्या फैक्टर रह सकता है, उनकी कुछ जैसा बिहार में कहते हैं कि सिर्फ भौकाल है या कुछ ज़मीन पे कुछ हकीकत भी है या नहीं, वो सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। देखा जाए तो प्रशांत किशोर एक तरीके से बिहार में थर्ड फ्रंट खोलने की कोशिश कर रहे हैं। उनका पिच लगभग वही है कि आपने नीतीश को देखा, लालू को तो देख ही चुके हैं और बिहार का कोई भला नहीं हुआ इन दोनों से, तो उन्होंने एक सपनों का मायाजाल बुना है। इसमें सबसे पहली बात तो अजीत जी और चंदन की जो बिहार में थर्ड फ्रंट की गुंजाइश है या नहीं, एक तो हमें शायद पहले वो सोच लें या बात कर लें कि अगर देखें 20 साल या इनफैक्ट 30 साल 1995 से और ख़ास करके 2000 के बाद से ही तो दो फ्रंट एक तरीके से साफ दिखते हैं। एक लालू राज वाला या लालू छाप पॉलिटिक्स कह लें और दूसरी तरफ नीतीश कुमार हो गए हैं। नीतीश कुमार का फ्रंट का थोड़ा इधर उधर, नीतीश कुमार के ही चक्कर में थोड़ा जो वो लचकीला हो गया है कुछ, या पता नहीं उसको क्या कहें, लेकिन अब उसमें मोदी जी का काफ़ी दिख रहा है कि पिछले 5-7 साल में पहले नीतीश कुमार का जितना बड़ा कद होता था कि एक वक्त था कि वो खुद कहते थे कि हमारे पास तो अपने मोदी हैं, सुशील कुमार मोदी को लेकर, और इन्होंने कहा था नरेंद्र मोदी आप दूर रहें। अब वहाँ से वो चीज़ हटी है, लेकिन फिर भी केंद्र में नीतीश कुमार ही हैं। नरेंद्र मोदी भी शायद उन्हें भी लगता है अब उनका बड़प्पन हो या रियल पॉलिटिक का कंपल्शन कह लें, वो भी नीतीश कुमार को हटाना नहीं चाहते। तो दो ध्रुव बने तो हैं कि एक तरफ लालू हैं, एक तरफ नीतीश हैं। और जैसा मैंने कहा कम से कम 15-20 साल से तो ये वो है। लेकिन क्या बिहार की जनता हमेशा ये दो ध्रुव वाली पॉलिटिक्स ही पसंद करती है, या इसमें जो थर्ड फ्रंट की बात जब आती है प्रशांत किशोर की तरफ, तो ये दो ध्रुवी पॉलिटिक्स ही रही है बिहार में हमेशा, या फिर ये सिर्फ पिछले लालू और नीतीश का ही पिछले 15 साल का ही ये फिनोमिनन है? आपको क्या लगता है अगर हम बिल्कुल श्री कृष्ण सिंह और उनके वक्त के चले जाएं? 90 से पहले हाँ, जहाँ ज्यादातर कांग्रेस का प्रभाव दिखता हाँ, है, तो उस समय भी आप देखेंगे कि मतलब दल हैं जो प्रभाव छोड़ रहे हैं। जैसे एक टाइम था जब वामपंथी दलों का कुछ इलाकों में प्रभाव था,
बीच में सोशलिस्ट पार्टी का भी प्रभाव दिखा, या बाद में मान लीजिए वो जनता दल एकीकृत हो गया। तो ये जो बिहार में हमेशा वो छोटे छोटे पॉकेट में दलों के लिए गुंजाइश रहती है। फिर वो चुनौती तब बन पाते हैं जब वो एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, जब आप जनता दल बना लेते हैं। तो कर्पूरी ठाकुर के टाइम में भी हुआ था, बाद में भी आगे होता है। ऐसे ही 90 के बाद जब जनता दल टूटती है, बिखरती है, तो अभी उसके बाद आप सीन देखिएगा तो कोई एक दल तो नहीं दिखता है जो उतना प्रभुत्वशाली हो, जब जैसा कांग्रेस कभी होता था। उतना नहीं दिखता है। लेकिन इसमें है कि दो मुख्य दल हैं, मतलब दो ध्रुवी पॉलिटिक्स हो गई है। एक राजद वाली राजनीति और एक जो राजद को नहीं चाहते हैं वो वाली राजनीति। उसमें नहीं चाहते हैं उसके लिए बीजेपी फ्रंट चेहरा है, और उसमें है कि नीतीश कुमार की ये भूमिका है कि वो जिधर जाते हैं उधर पलड़े को झुकाते रहे अभी तक। तो इसलिए ये है कि छोटे तौर पे हमेशा एक दल की गुंजाइश बनती है, लेकिन उसको आप ये नहीं कह सकते कि तीसरा फ्रंट है। जैसे मान लीजिए एक बार रामविलास पासवान को भी आपको याद होगा 2005 में वो सीटें आ गई थी, जो वो डिसाइड करेंगे किसकी सरकार बनेगी, किसकी नहीं बनेगी। तो ऐसा नहीं है, मिलता है, लेकिन वो ये नहीं मौका मिलता है कि आप फ्रंट फुट पे जाके खेला। आपको उसके लिए कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ जुड़ना पड़ेगा या उतने व्यापक स्तर पे पहुंचना पड़ेगा। तो ये मतलब कह रहे हैं ये किसी कहीं कहीं तो प्रभाव कर सकते हैं। वो कर सकते, लेकिन जो थर्ड फ्रंट की बिहार कोई थर्ड फ्रंट मांग रहा हो, ऐसा आपको नहीं लगता? या पीछे भी हमने नहीं देखा है कि हमेशा बिहार में ऐसा रहा है कि कोई प्रभावशाली रहा है, उसके खिलाफ लोग एक लामबंद होते चले गए हैं। तो उसमें शायद वो एक अच्छी बात कही आपने कि तो प्रशांत किशोर किसके खिलाफ लामबंद हो रहे हैं? कभी उनके निशाने पे नीतीश होते हैं, कभी लालू होते हैं, कभी मोदी जी के खिलाफ भी कुछ बोल देते हैं। तो उसमें ऐसा लगता है कि ये जो प्रशांत किशोर का है, कि जो पहले जिस तरीके से हुआ है कि अगर कोई बहुत बड़ा प्रभावशाली है उसके अगेंस्ट कुछ बोलते हैं, तब गुंजाइश होती है कि पार्टियों का वो हो। तो ये प्रशांत किशोर का आपको लगता है कि शायद उनको किसी एक पे ही टारगेट करना चाहिए था, उसमें बेटर होता उनकी बेसिकली सर प्रशांत किशोर केजरीवाल मॉडल को फॉलो कर रहे हैं। तो केजरीवाल जब राजनीति की शुरुआत में आए थे तो उन्होंने सबको एक सिरे से नापा था, कांग्रेस को, बीजेपी को, हर को वो भ्रष्ट बताते थे, और खुद एक ईमानदारी का ऐसा कुछ चोला पहन करके वो आए थे कि सिर्फ वही हरिश्चंद्र, सो कॉल्ड हरिश्चंद्र हैं, और बाकी सारे भ्रष्ट हैं। तो प्रशांत किशोर उसी ढंग से राजनीति की शुरुआत बिहार में कर रहे हैं। वो बीजेपी हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, सबके नेताओं को भ्रष्ट बता रहे हैं, और नाम ले ले करके डायरेक्ट बता रहे हैं। उन्हें चूंकि आंकड़ों के वो बहुत माहिर खिलाड़ी रहे हैं, और उन्हें ये लगता है कि वो सब जगह राज्य में, लोकसभा में पार्टियों को जितवाए हैं, तो शायद वो आंकड़ा भी उनके दिमाग में चल रहा होगा कि बिहार में 2024 लोकसभा चुनाव में जो नोटा का परसेंटेज रहा, जो कि अगर बड़े राजनीतिक राज्यों की बात करें भारत के, तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज था। लेकिन वो परसेंटेज कितना था ये भी लोगों को जानने की जरूरत है। वो परसेंटेज था 2.07। तो जितना बिहार के पहले अभी जो जस्ट उपचुनाव हुआ है 4 जगह पे, उसमें जितना वोटिंग परसेंटेज है, उस वोटिंग परसेंटेज में, और ये नोटा को अगर विकल्प की तलाश में है बिहार के वोटर, तो अगर हम इसको ऐड भी कर दें नोटा वाले परसेंटेज को, तो भी वो अकेले दम पे विकल्प खड़ा कर लेंगे, इसकी गुंजाइश नहीं है। उनको किन्हीं न किन्हीं के साथ जाकर के, जिनको आज वो भ्रष्ट बता रहे हैं, जुड़ना आखिर में जाकर के उनको उन्हीं के साथ पड़ेगा। मतलब ये थर्ड फ्रंट तो नहीं, बिहार का केजरीवाल कह सकते हैं, या फिर बिहार का वोट कटवा कहेंगे। आप इसको कैसे देखेंगे प्रशांत किशोर को? हाँ, मतलब मतलब केजरीवाल है क्योंकि वो उस तरह का वो मॉडल वो फॉलो करते हैं। हम लोगों के सामने एक उदाहरण है जिसने मतलब ये जिस तरह की बातें करते हैं। लेकिन मैं बीच में ही रोक रहा हूँ, अभी आपकी बात तो आपने शुरू भी नहीं की थी, लेकिन केजरीवाल वाली बात ही अगर उठाएं, तो अगर बिहार में केजरीवाल जैसे की कोई ज़रूरत है, तो फिर केजरीवाल को ही क्यों नहीं बिहार ने अपना लिया था? प्रशांत किशोर वही चीज़ जो कि बिहारी लोग देख चुके हैं कि फेल हो चुका है केजरीवाल मॉडल, और बहुत बुरे तरीके से फेल हो चुका है। तो फिर प्रशांत किशोर अपने आप को बिहार का केजरीवाल की तरह अपने आप को प्रोजेक्ट करके क्या मिलेगा उनको? तो इसीलिए आप देखते होंगे कि प्रशांत किशोर इससे भाग रहे हैं, केजरीवाल नहीं दिखना चाहते। वो इस छवि से भाग रहे हैं। जैसे वो कहते हैं कि ये
तो मुझे नर्क मिलेगा अगर मैं ऐसा करूंगा। तो वो स्टेटमेंट उन्होंने हाल में ही दिया है। वो इस छवि से इसीलिए भागना चाहता है। और आप सही बोले कि उनके दिमाग में वो नंबर भी है। 2020 में आम आदमी पार्टी बिहार में लड़ी भी है और कोई उल्लेखनीय सफलता नहीं, कोई मतलब आपको ध्यान नहीं होगा कि कहीं उनका जमानत बची होगी, तो कोई ऐसा नहीं है। उनको लोग इसलिए केजरीवाल से लोग तुलना कर रहे हैं क्योंकि ये जो बातें कर रहे हैं वहां केजरीवाल स्टाइल, हाँ उस टाइप का है। क्योंकि ये जो लोगों को उसके मतलब हर किसी पे आरोप लगा दो, ये किसका था, केजरीवाल का मॉडल था। उसी तरह से मतलब जो है सो आप कुछ कंक्रीट मत पेश करिए और बताइए कि हम ऐसा कर देंगे, ये भी केजरीवाल का मॉडल है। इसीलिए वो तुलना हो रही है, पर वो भाग रहे हैं। लेकिन अच्छा आप कुछ दूसरा जो वोट कटवा वाला कह रहे थे कि हाँ मतलब जो है सो वो अभी जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं और जैसी उनकी स्थिति है, ये अभी जो चुनाव भी होंगे और इसी स्थिति में अगर होगा तो वोट कटवा से ज्यादा इनकी इस बार भूमिका नहीं होगी। क्योंकि आप देखिए कि उपचुनाव जो बिहार में हुए थे उससे ये बात खरी हुई कि इनका प्रभाव है। तो उस उपचुनाव के भी जब आप नंबर देखते हैं तो 4 जगहों पे वो उपचुनाव हुए थे। हाँ, मैं वही कह रहा था कि भले ही बिहार ने आम आदमी पार्टी को तो बिल्कुल लताड़ दिया, जैसे कई जगहों पे वो लताड़े गए हैं, लेकिन जन स्वराज पार्टी ने थोड़ी बहुत कामयाबी, या यूं कहे कि कम से कम आम आदमी पार्टी से बेहतर तो किया है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये उनका पहला इलेक्शन होगा। बाई इलेक्शन में प्रशांत किशोर की पार्टी लड़ी है और वो मुझे लगता है ऑब्वियसली आम आदमी पार्टी से बेटर की है। तो अगर आप बता सकें उनकी पार्टी ने क्या ऐसा बाई इलेक्शन में क्या परफॉर्मेंस था। एक चीज है ना बिहार में, एक जो मैंने कहा कि हमेशा छोटी पार्टियों के लिए तो एक गुंजाइश बनती है। जैसे एक वोटर है जो बीजेपी मतलब एनडीए को वोट नहीं देना चाहता है क्योंकि वो 20 साल से नीतीश कुमार है, बहुत खुश नहीं है, लेकिन वो आरजेडी के शासन काल से घबराता है, इसलिए इनको वोट देता है। तो बिहार में ये एक बड़ा तबका है। तो ये इस तबके की जो बात है वो उस तबके की बात अभी प्रशांत किशोर कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा वो जो उपचुनाव में भी उन्होंने क्या किया था कि पूरे जातीय समीकरणों का ध्यान रखा, क्योंकि वो आंकड़ों के माहिर आदमी हैं, लेकिन वो पूरा गणित ठीक नहीं करते हैं। जैसे यही हम उपचुनाव के ही नंबर उठा लेते हैं। इमामगंज में 37,000 किस साल की बात है? हाँ। ये जो अभी उपचुनाव हुए थे पिछले दिनों बिहार में। अच्छा। हाँ, जहां से ये बात उठी कि इनका प्रभाव है, 4 सीटों पे हुआ, बेलागंज, इमामगंज, रामगढ़ और तरारी। आप देखिए कि इमामगंज में इनको 37,000 से कुछ ज्यादा वोट आए हैं, बेलागंज में 17,000 से कुछ ज्यादा, रामगढ़ में 6500, तरारी से 5500। इससे यह भी पता चलता है, भले ही किसी को हरवा सके किसी को जितवा दे, लेकिन इससे यह पता चलता है कि जहां पे इनको अच्छा कैंडिडेट मिल रहा है, जहां ये समीकरण ठीक बिठा पा रहे हैं, जातीय समीकरण, वहां पे इनके कैंडिडेट को वोट मिल रहा है। किनका वोट मिल रहा है? जो आपको एनडीए से खुश नहीं है, इस सरकार से बहुत खुश नहीं है, लेकिन वो आरजेडी को वोट नहीं देना चाहते हैं। तो उपचुनावों में ऐसे लोगों ने विकल्प के तौर पे इनको इस्तेमाल किया। लेकिन सवाल है कि जब ये दिखता है कि आप सरकार नहीं बना पाएंगे, ये तो उपचुनाव थे, जब मुख्य चुनाव होंगे कि सरकार बनाने के लिए, तब जब लोगों को दिखेगा कि ये सरकार बनाने की स्थिति में है ही नहीं, तो ऐसे लोग अपना वोट क्यों बर्बाद करेंगे? तो फिर ये सवाल तो ये भी हो सकता है तब क्यों बर्बाद किया? नहीं, उपचुनाव से सरकार की सेहत जो समीकरण था उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और अगर आपने उनको वोट दिया तो अगर इनके उम्मीदवार जीत भी जाते तो कोई सरकार को बदल नहीं रहा। इसमें क्या आपके पास आंकड़ा है कि इन सारे सीटों में क्या इनकी वजह से कोई ऊपर नीचे हुआ? बिल्कुल हुआ। इसमें जो है सो आपको आरजेडी को यहाँ पे इन्होंने नुकसान किया। ये सीटें जो है इमामगंज, बेलागंज, इनके वोट के कारण आरजेडी हारी है। जैसे मतलब पहले वो आरजेडी के पास थी वो सीट या? हाँ। अच्छा, और आरजेडी हार गई। रामगढ़ में 1500 के करीब वोटों से हार गए हैं ये राजद। तो ये 6500 वोट यहाँ पे आया है। तो ये जो उम्मीदवार हैं उन्होंने जो वोट काटे हैं, और यहीं से ये बात चली थी शुरू में, आपको ध्यान होगा कि ये राजद को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल, ये इन्हीं से चली थी। लेकिन जब धीरे धीरे सिलसिला आगे बढ़ा तो फिर ये बात आई कि ये एनडीए को भी डैमेज कर रहे हैं। तो दोनों में कॉमन फैक्टर वही है कि इनकी ताकत ये है कि अब जहां पे आरजेडी का विधायक है वहां जो नाराजगी है उसका फायदा इनको मिल रहा है। जहां एनडीए का विधायक है उस विधायक से जो नाराजगी है उसका फायदा दिख रहा है, जो इनके भीड़ में भी दिखता है। तो आपका मानना है या अगर कि जो लोकल एंटी इनकम्बेंसी है उसका फायदा ये उठाएंगे, न कि स्टेट लेवल एंटी इनकम्बेंसी, यानी किसी पार्टी किसी
एमएलए के खिलाफ वहाँ नाराज़गी है, भले ही वो आरजेडी का हो, तो उस वो नाराज़ वाले वोट ये ले जाएंगे, और कहीं पे हो सकता है जदयू के एमएलए के खिलाफ नाराज़गी हो, वो अगर मैं सही समझाऊँ तो बिल्कुल सही। तो यानी कि ये हर सीट पे जनसुराज का अलग अलग रूप हो सकता है। स्टेट लेवल पे थोड़ा मुश्किल होगा आपके हिसाब से कहना। प्रेडिक्ट कर सके तो इसको ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, ऐसा कुछ नहीं। और इनका काम भी वैसा ही रहा है कि भाई हर सीट पे कौन कैसा वोट करता है। जब पहले ये बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए काम करते थे कि हर सीट उनके लिए कोई एक चुनाव नहीं होता था। अगर विधानसभा या लोकसभा में 200 सीटें हैं, 500 सीटें हैं, तो ये बेसिकली 500 चुनाव लड़ रहे हैं। माइक्रो हर सीट पे जाके देखना, तो ऐसा मान के चल रहे हैं आप क्योंकि इनकी वही एक्सपर्टीज़ है, तो ये हर सीट पे फोकस करेंगे रादर देन, और शायद यही वजह है कि वो सबको अटैक कर रहे हैं। और इसी मतलब आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, इसी रणनीति से ये आगे भी बढ़ रहे हैं। बस मतलब एक लाइन में जोड़ूंगा कि अंतर ये हो रहा है, ये जिनके लिए रणनीति बना रहे थे उनका संगठन जमीन तक था। इनका बिहार में अभी संगठन जमीन पे नहीं पहुंचा है। दिक्कत वहां है कि ये हर सीट के लिए तो अलग अलग रणनीति बना लेंगे, और इनको जहाँ जेडीयू पे है तो वहाँ पे जेडीयू से नाराज लोगों का लाभ मिल जाए, जहाँ आरजेडी है तो आरजेडी से, जहाँ कांग्रेस है तो ये बना लेंगे। लेकिन फिर उस वोटर को वहां तक जो बूथ तक लाता है, जो संगठन का बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू या तमाम दलों के पास है, वो आज इनके पास बिहार में नहीं है। तो अगर जैसे इनके वेबसाइट को ही मैं देख रहा हूँ, तो एक पदयात्रा करके इनके वेबसाइट पे बड़ी वो जो टॉप नेविगेशन बार बोलते हैं उसी पे है, और इनको पूरा दिखाया है कि कितने अभी ये काउंटर बढ़ ही रहा है, 665, यानी 2 साल से ये चल ही रहे हैं। तो ये पदयात्रा का क्या लग रहा है कि सच में हुआ है ये पदयात्रा? क्या जो ये संगठन नहीं है इनके पास, उसको कमी ये अपने पदयात्रा से कर पाएंगे, या फिर ये बस दिखाने के लिए ये नंबर्स हैं? नहीं, ये इसमें एक जो मतलब ये धारणा है कि प्रशांत किशोर बिहार के गांव-गांव घूम चुके हैं, ये धारणा गलत है। और ये मतलब मैं प्रशांत किशोर या जनसुराज के कोई अगर इसको सुन रहे हैं तो वो इसको खंडन भी कर सकते हैं। ये खुद उनका मानना था कि बिहार में 45,000 के करीब रेवेन्यू विलेज है, ये उन्हीं के आंकड़े हैं, और उसमें 15,000 गांव ऐसे थे जहां 90% आबादी रहती है। इन्होंने 12,000 गांव पहुंचने का ही टारगेट रखा था, लेकिन ये पहुंच पाए हैं सिर्फ 5,000 से कुछ ज्यादा गाँव। तो ये एक तो ये भ्रम है कि ये पूरे गांव-गांव पहुंचे हैं, ये नहीं है। और जो संगठन है, जो भी संगठन ये बना पाए हैं वो इसी के कारण बना पाए हैं, इसी पदयात्रा के कारण। तो वो उतना फायदा तो इनको हुआ कि कम से कम कुछ संगठन बन गया, बना पाए। इनकी जो चर्चा शुरू हुई, शुरुआत हुई, उसका फायदा हुआ कि इनका संगठन बन गया। वो संगठन जमीन तक नहीं पहुंचा है, क्योंकि वो मतलब पंचायत स्तर और बूथ स्तर तक इनका संगठन अभी कागजों पे है। कागजों पे भी पूरा नहीं बना है, इनके खुद के कागजों में 100% नहीं बना है। और जबकि चुनाव तो मुंह पे खड़ा है, नहीं बना है 100%। ब्लॉक इसीलिए अब इन्होंने देखा होगा कि आपने कि इन्होंने रणनीति बदली है, पदयात्रा कम कर दिया है और सभाएं करने लगे हैं पटना से, जहां का सभा तय होता, क्योंकि अब इनका फोकस है ब्लॉक स्तर पे उस संगठन को मजबूत कैसे किया जाए और कैसे वहां तक पहुंच जाए। लेकिन इतने कम समय में पंचायत और बूथ तक कर पाना बहुत कठिन काम है। तो आपने जैसे शुरू में केजरीवाल वाली बात बोली थी, केजरीवाल का भी एज सच कोई ग्राउंड लेवल संगठन तो था नहीं जब वो जब वो दिल्ली में इतने बड़ी जीत हासिल किए। एक बहुत बड़ा जो कह सकते हैं कि जो फैक्टर था वो ऑब्वियस था न्यू मीडिया और इवन जो मेन स्ट्रीम मीडिया। भले ही बार वो मेन स्ट्रीम मीडिया को गरियाते रहे हों कि पेड मीडिया वगैरह वगैरह, लेकिन ये जाहिर सी बात है कि मेन स्ट्रीम मीडिया में भी कई लोग उनके साथ थे। भाई जाके पार्टी ही ज्वाइन कर लिया कई लोगों ने तो, और सोशल मीडिया पे तो छाए ही हुए थे। तो कई बार संगठन की कमज़ोरी इन सब चीज़ों से पूरी हो जाती है। तो आपने अगर लोगों से बातचीत की हो तो ऐसा कुछ लगता है कि इसके बियॉन्ड जो इंटरनेट पे या मीडिया पे जो प्रशांत किशोर की बात चल रही है उससे कोई तबका प्रभावित दिखता है, लगता है कि वो किसी को अट्रैक्ट कर सकते हैं? हाँ सर, करीब 6-8 जिलों के लोगों से मैंने ज़मीन पर बात की है, जिसमें अलग अलग बिहार के हिस्सों को मैंने टारगेट किया। पूर्णिया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, गया, लखीसराय, इतने जिलों में मैंने बात की लोगों से। तो ये निकल करके बात जरूर आ रहा है कि प्रशांत किशोर ने काफ़ी स्ट्रेटजिकली युवाओं को, महिलाओं को अपना गढ़ बनाया है। कैसे बनाया है? तो वो कभी इमोशन वाला कार्ड खेल के, जैसे केजरीवाल अपने बच्चों की कसम खाते थे,
अब ये एक लेवल बढ़ा चुके हैं। अब ये अपने बच्चों की कसम नहीं खा रहे हैं प्रशांत किशोर, ये हर माँ बाप को उसके बच्चों के चेहरा याद करके वोट देने की बात करते हैं, तो वो इमोशनल कार्ड है। फिर ये परीक्षा धांधली का जो प्रोटेस्ट होता है पटना में, वहाँ पे ये छात्रों के साथ खड़े होते हैं। जैसे केजरीवाल कभी पुलिस प्रशासन को लेकर के दिल्ली में खड़े होते थे। अब वो सपना है या हकीकत, वो दिल्ली की जनता समझ चुकी है। बिहार की जनता अगर ये जीते और ऐसा हुआ तो समझेगी। लेकिन इन्होंने एक वर्ग में ये मैसेज दिया है कि मैं तुम्हारे विकल्प के तौर पे खड़ा हूँ। लेकिन इन्हीं जगहों पे बात करके ये भी एक सत्य सामने आया है कि लोग इनको विकल्प तो मान रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ बिहार में एक परसेप्शन है कि ये सीटें नहीं ला पाएंगे, तो ये सिर्फ वोट कटवा बन के रह जाएंगे। तो फिर क्यों हम अपना वोट, जिसकी बात अजीत सर कर रहे थे कि क्यों हम अपना वोट बर्बाद करें, तो ये फैक्टर है। और केजरीवाल का जो आपने जिक्र किया, अगर उनकी जैसे ओवैसी की बात करें, हालांकि दोनों की पॉलिटिक्स बिल्कुल अलग कह लें, ओवैसी के भी वोटर को कम से कम ये तो नहीं लगता कि ये जीत जाएंगे, इनकी पार्टी बन जाएगी, लेकिन फिर भी वो उसको वोट करते हैं। उस तरीके का ऑब्वियसली प्रशांत किशोर कोई कार्डर या कोई वोट सपोर्ट खड़ा नहीं कर पाए हैं। आपका कहना है कि भले ही बंदा इम्प्रेस्ड हो, लेकिन जब वो बूथ की लाइन, वोट देने की लाइन में लगेगा, उसमें वो रैशनैलिटी आ जाएगी कि नहीं, मैं शायद अपना वोट बर्बाद कर रहा हूँ, तो फिर वो किधर जाएगा? वो उस बंदे पे डिपेंड करता है, या फिर आपको लगता है कि जिनके लिए प्रशांत किशोर एक ऑप्शन है, उनके लिए प्लान बी या ऑप्शन बी क्या है? वो ज़्यादातर एनडीए है या राजद वाले लोग हैं, महागठबंधन जो कहते हैं? हाँ, वो ज़्यादातर एनडीए के फेवर में वोट कर रहा है, ये भी ज़मीनी हकीकत है। क्योंकि अजीत सर ने जो चर्चा छेड़ी थी, जो विकल्प तलाश रहा है ना वोटर बिहारी, वो विकल्प तलाश रहा है, उसमें वजन जो नाराजगी है अभी के वर्तमान सरकार से, उससे ज़्यादा वजन उस पक्ष में है कि हमें कम से कम आरजेडी या लालू काल जंगल राज जो कह सकते हैं आप उसको, वो हमें नहीं चाहिए। तो इसलिए वजन वोटर जब जा रहा है और उसके दिमाग में अब 3 तरह के सवाल हैं कि ये वोट कटवा है, इसको सीटें नहीं आएंगी, ये सरकार नहीं बना पाएगा, और हमें आरजेडी वाला भी काल नहीं चाहिए, तो उसका पलड़ा भारी हो जाता है, वो एनडीए की तरफ झुक जाता है। तो जमीनी हकीकत है कि एनडीए को फायदा मिलने वाला है। अगर लोगों के दिमाग में आया कि ये तो वोट कटवा है, एनडीए के पास ही चलो। और जो वोट कटवा की इन 6 जिलों 7 जिलों में बात करके मुझे ये फील हुआ है कि लोगों के मन में वोट कटवा की छवि है, बावजूद इसके कि इन्होंने इमोशनल कार्ड खेला है। और जैसा आप कह रहे हो कि ज़्यादातर इम्प्रेस होने वाले वही हैं जो कि मतलब पॉइंट प्लान बी के रूप में वो एनडीए को करेंगे। तो ये पूरा टोपी वोपी लगा के भी मुस्लिम कार्ड भी खेलने की पूरी कोशिश की है प्रशांत किशोर की। अगर वो देखेंगे तो इनके भी जालीदार टोपी में कम फोटो नहीं दिखते, तो उसका कोई फायदा आपको नहीं दिख रहा कहीं? कोई मुस्लिम इम्प्रेस नहीं है प्रशांत किशोर? नहीं सर, ये स्थापित हो चुका है कि केजरीवाल वाली पॉलिटिक्स को जनता ने नकार दिया है। बिहारी जनता ने तो एटलीस्ट नकार दिया है, और ये जो केजरीवाल के समानांतर खुद को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको मैं 6 पॉइंट में बहुत ब्रीफली बताऊंगा। एक तो कि वो ईमानदारी का चोला ओढ़े हुए हैं, जैसे केजरीवाल ओढ़े हुए थे। केजरीवाल सब पे आरोप लगाते थे, तो ये भी सब पे आरोप लगा रहे हैं। दूसरा, केजरीवाल अपने बच्चों की कसम खाने वाली राजनीति करते थे, और राजनीति में आ रहा हूं इसलिए नेता बन रहा हूं ऐसा नहीं, वो कहते थे मैं सिस्टम बदलने आ रहा हूं। सेम सेंटेंस, सेम वर्ड ये यूज कर रहे हैं। ये कहते हैं कि मैं सीएम बनने नहीं आ रहा हूं, मैं राजनीति और सिस्टम को बदलने आ रहा हूं। तीसरी बात ये करते हैं कि वो आए थे धरना प्रदर्शन से और तब राजनीति में घुसे केजरीवाल। ये पहले राजनीति में घुसे और तब इन्होंने बिहार परीक्षा वाला जो आंदोलन हुआ उसको इन्होंने एज हथियार बनाया। तो ये तीसरी समानता है। चौथी समानता जो है वो है खोखले वादे। केजरीवाल का अगर आपको याद हो सर, तो कभी भी उन्होंने पेपर वो लेकर के आते थे हमारी तरह, लेकिन इस पे क्या लिखा हुआ है सिर्फ मैं पढ़ सकता हूँ, जनता नहीं पढ़ सकता था। तो इसी तरीके से ये भी जब आते हैं और कहते हैं कि रोजगार दूंगा, और एक कुछ अभी परिवार लाभ कार्ड का इन्होंने जिक्र किया है, तो ये बोलना राजनीतिक मंच से और उसके लिए कोई ब्लूप्रिंट तैयार करना और मीडिया के सामने वो रखना, ये अभी तक प्रशांत किशोर कर नहीं पाए हैं। एक और चीज जो बहुत अच्छे से सीखे हैं शायद इनके पिछले 10-15 सालों की जो राजनीतिक पार्टियों के साथ थी, उनके कारण ये मीडिया को बहुत अच्छे से प्ले कर रहे हैं। वो मेन स्ट्रीम मीडिया हो चाहे लोकल यूट्यूबर हो। अब आपको
बहुते क्रांतिकारी पुनि प्रसून वाजपेयी का, केजरीवाल का वो कांड याद होगा। उसी तरीके से प्रशांत किशोर, आप मेन स्ट्रीम मीडिया का उनका बाइट देख लीजिए, या फिर लोकल यूट्यूबर्स का, या फिर बहुत फेमस यूट्यूबर्स जो बिहार से जा रहे हैं कवर करने, उनका आप देख लीजिए। तो वो जो जुगलबंदी है ना प्रशांत किशोर और मीडिया की, वो आपको दिखेगा बातचीत में भी, प्रश्न में भी, और उधर से जो सवाल जवाब आ रहा है उसमें भी। और जो छठा पॉइंट है वो है मुस्लिम वोट बैंक। मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति जो कांग्रेस ने शुरू की थी, उसको केजरीवाल ने एक स्तर तक बढ़ाया सत्ता में आने के बाद, और यही वो मॉडल अपना रहे हैं, मॉडल केजरीवाल पार्ट 2 प्रशांत किशोर। आपको तमाम जगह इनको दावत, इफ्तार और इस्लामी टोपी पहने हुए प्रशांत किशोर आपको बिहार में दिख जाएंगे। और इनके पीछे शायद इनका जो सोच होगा वो होगा राजद का MY समीकरण, कि बिहार में शायद हम वो एक चंक काट सकते हैं वोट का। जो मीडिया वाली बात हुई कि अभी आप कह रहे थे कि पदयात्रा में जो है इसमें बोला ज़्यादा जाता है, हकीकत कम है, तो मीडिया में भी आजकल छाए हुए तो हैं ही। और इस वक्त हम जब बात कर रहे हैं तो लगभग जितने भी पॉपुलर यूट्यूबर हैं सब पे ये आ चुके हैं, या फिर उन लोगों ने इन पे कुछ बातें की हैं, हम भी कर रहे हैं। हाँ। लेकिन ये कि जो प्रशांत किशोर से हमारा कोई वो लेन देन होकर नहीं हो रहा है, तो और वहाँ के जो यूट्यूबर वगैरह हैं, तो क्या मतलब ये जो लेन देन वाली भाषा मैंने अभी बोली, कुछ लोगों का ऐसा है, ट्विटर वगैरह पे मैंने देखा है कि भैया ये सब पेड ये चल रहा है ऑनलाइन, या जो मीडिया वाला वो है, कुछ ऐसा आपको लोकल वगैरह से ऐसा लगता है कुछ? हाँ, ऐसी चर्चाएं हैं। लेकिन इस पे आने से पहले एक चीज मैं मुस्लिम वाले में जोड़ना चाहता हूँ कि जो आप ओवैसी का जिक्र किया, ओवैसी को मुस्लिमों से क्या कनेक्ट करता है? मजहब। बिल्कुल। प्रशांत किशोर के पास ये फायदा नहीं है। और दूसरा क्या है कि वो प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुस्लिम किसको वोट देगा? जो बीजेपी को हराएगा। तो आज के डेट में प्रशांत किशोर की बातें भले वो कर रहे हैं, लेकिन वो हराते हुए नहीं दिख रहे हैं, तो वो शिफ्ट नहीं करेंगे। दिल्ली में भी आपको ध्यान होगा कि पहला जो चुनाव हुआ था जिसमें आम आदमी पार्टी सीटें नहीं ले पाई थी, कांग्रेस को भी सीटें आई थी, उसके नतीजे ने मुस्लिमों को यह विश्वास दिलाया कि आम आदमी पार्टी बीजेपी को हरा सकती है, इसलिए अगले चुनाव में वो पूरा शिफ्ट कर गए। तो ये एक वहां पे मुस्लिमों को लुभाने में प्रशांत किशोर के साथ दिक्कत है, डील करने में ये समस्या हो रही है। वो बनाना चाहते हैं, पर वो तभी दिखेगा जब वो ताकतवर दिखेंगे। दूसरा जो आप बोले कि यूट्यूब और मीडिया वाला, तो उसमें एक है कि एक तो व्यू मिलता है, तो एक तो वो है, इसलिए भी लोग जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि चूंकि बहुत लंबे समय से बड़े बड़े लोगों के लिए उन्होंने पॉलिटिकल काम किया है, तो बहुत सारे लोगों को उपकृत किया होगा, कई कनेक्शन होंगे, तो वो जो राष्ट्रीय मीडिया है और दिल्ली की मीडिया में देखते हैं, तो एक वो भी कारण होता है। एक होता है जैसे इतनी बातें हो रही हैं तो हम लोग भी चले जाते हैं कि क्या भाई वास्तविकता है, एक तलाश ले। लेकिन बिहार की मीडिया में एक तो जो बड़े यूट्यूबर खुद को कहते हैं वो चलाते हैं, उनके बारे में तो आप बिहार में कहीं भी घूमेंगे, हर कोई व्यक्ति बता देगा कि इनके यहाँ खबर बाद में छपेगी, पहले पैसा चाहिए। अच्छा, कोई सी खबर? हाँ, प्रशांत किशोर के यहाँ से या कहीं से भी पैसा? यहाँ से। अच्छा, तो पूरा का पूरा एक उनकी क्रेडिबिलिटी ही यही है कि वो पैसा जो मतलब जब बन गया है वो दर्शक का बल, तो पैसा दीजिए, और उसके बाद ही मतलब वो एक ट्वीट भी करेंगे कि सूचना समाप्ति में बहुत भीड़ अब जुट रही है, वो भी पैसा आएगा तभी। एक तो उससे पहले ये वो नहीं बताएंगे कि प्रशांत किशोर में भीड़ आ रही है और सूचना समाप्त हुई। इसके अलावा एक और है यूट्यूबर, मतलब वहाँ पे पहले पत्रकार थे, वो अचानक से लोग देख रहे हैं कि पहले आरजेडी की तरफ से बैटिंग करते थे, अब आजकल इनकी तरफ से करने लगे। तो वो मतलब उनके बेटे प्रशांत किशोर के साथ अभी जो है इस काम में लगे हुए हैं, मतलब पार्टी में है, मतलब उसके लिए जो काम कर रहे हैं लोग उसमें हैं, और कहा जाता है कि 1 लाख रुपए प्रति माह की उनकी सैलरी। अच्छा, ये पत्रकार यूट्यूबर के बेटे को इन्होंने सैलरी दे रखे हैं। तो ये सब भी कारण है। इसके अलावा जो है प्रशांत किशोर की जो टीम है, मतलब बिहार में कोई भी आप कुछ भी कंटेंट क्रिएट करते हैं तो उनको बुलाती है, उनसे बात करती है, फिर प्रशांत किशोर से मिलवाया जाता है। और प्रशांत किशोर उन लोगों को बोलते हैं कि यही लाइन बोलते हैं कि आप लोग दुर्दशा को जितना दिखा सकते हैं दिखाइए, और इसमें कोई लीगल भी मदद करने की जरूरत होगी तो हम करेंगे। उसके बाद फिर अपना जिस कंटेंट क्रिएटर से डील बन गया तो बन गया, किसी से नहीं भी बना। लेकिन ये अगर 20,000 भी आपके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर है तो जनसुराज की टीम आप तक जाएगी, आपसे संपर्क करेगी, आपको कहेगी।
तो वो कई लोगों को उससे आर्थिक लाभ भी हो रहा है। तो वो भी है एक वजह कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं। और उसमें एक तो इनकी अपनी जन सुराज की सोशल मीडिया की टीम कर रहे हैं, और जैसे जिला में भी उन्होंने इस काम के लिए, ये संगठन चलाने के लिए जन सुराज पैसा नहीं देती है। मतलब अगर मधुबनी का मैं अध्यक्ष हूँ तो मधुबनी में चलाने के लिए, संगठन चलाने के लिए मुझे पैसा नहीं मिल रहा है। मुझे तो संगठन वो लोग चला रहे हैं जो 4-5 लोग टिकट के दावेदार हैं होके इससे जुड़े हैं। अच्छा, पैसा जा रहा है यही सोशल मीडिया कैंपेन के लिए। वहां पे 2 लोग 3 लोग रखे गए हैं, नियुक्त किए गए हैं, जो इन चीज़ों की निगरानी करते हैं और उनको पैसा। पर जो आदमी सारे पॉलिटिकल पार्टीज के साथ इतना काम कर चुका है, उसको भी मालूम ही होगा कि चुनाव अल्टीमेटली जीते जाते हैं बूथ लेवल वर्कर से, ये हवाबाजी से या सोशल मीडिया से तो जीते नहीं जाते। तो वो ऐसी बेवकूफ़ी क्यों करेगा कि ज़्यादा पैसा इन पे खर्च करे और अपने सिस्टम पे, मतलब अपने जो स्ट्रक्चर है, जो आप कह रहे हैं कि संगठन बनाया ही नहीं है, कि उस पे खर्च ना करे। तो वहाँ मतलब पॉलिटिक्स में घुस के ये अपना जो कंसल्टेंट वाला रोल था वही भूल गए हैं या कहाँ? मतलब वहाँ मुझे थोड़ी डाइकोटमी जो बोलते हैं वो लग रहा है कि इनको तो पता है सच्चाई, तो फिर ये करके फायदा क्या है इनको? इसमें 2 चीज है सर। पहले मान लीजिए चुनाव जीतने से पहले है कि आप एक पार्टी, एक संगठन करा करिए, उसके लिए संसाधन चाहिए। आप कितने भी कहिए कि हम बहुत संसाधन वाले हैं, बहुत लोग ले आएंगे, पैसा लाके तो ही तो संगठन नहीं खड़ा होगा। बिल्कुल। तो जब ये हवा बनेगी कि आप हैं, आपका प्रभाव है, लोग आपकी बातें कर रहे हैं, और आपकी बात क्यों होने लगती है। जैसे मान लीजिए आप बेतिया चले जाते तो कोई भी आपको बता देता कि ये फलाने सांसद जी के कारण ये नहीं बन रहा है, इनका पेट्रोल पंप है। ये सब सामान्य गॉसिप की बातें होती है जिसको मुख्यधारा की मीडिया में नहीं लाया जाता। ये वही कर रहे हैं। तो अब लोगों को लगता है मेरी बात कर रहे हैं तो चर्चा में ये आते हैं। तो वो जो ये क्रिएट कर रहे हैं माहौल, उससे इनके साथ लोग जुड़ रहे हैं पार्टी में। तो उससे भले मैं ये कह रहा हूँ कि संगठन वहां तक नहीं पहुंचा है, लेकिन अगर लोग इस तरह से जुड़ेंगे तो कहीं तो पहुंचेगा, कभी तो पहुंचेगा। जो वो कहते हैं कि इस बार नहीं कुछ हुआ तो हम 2030 का लड़ेंगे, उसकी तैयारी करेंगे। तो ये ऐसा नहीं है कि इनको नहीं पता है, इनको पता है कि मेरे पास जो समय है, जो संसाधन है, उसमें हम कहाँ तक पहुंच सकते हैं। इसलिए बार बार ये कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली जैसी कोई लहर पैदा हो, कि मतलब जनता को बूथ तक पहुंचाने का टेंशन हमारे ऊपर नहीं हो। जनता को लगे कि हमको जो है तो बदल देना है और ये प्रशांत किशोर ही आएगा। ये खतरा नहीं है कि तेजस्वी यादव या आरजेडी की वापसी होनी है। तो जनता खुद जाके जो है हमें वोट कर दे। इसलिए जो जितनी चीजें कर रहे हैं वो लहर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। दुर्भाग्य ये है कि अभी तक बिहार में आप देखेंगे पूरा गॉसिप हुआ है, इतनी इनकी चर्चा होती है, ये नैरेटिव सेट नहीं कर पाए। राहुल गांधी की आप आलोचना कर लीजिए, उसने एक यात्रा निकाली, वोट चोरी का नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया, ये नाकाम है बिहार में। इसमें सर मैं बस 30 सेकंड में एक और चीज़ जोड़ूंगा। इसके पहले भी प्रशांत किशोर वोट कटवा पे बहुत बार बोल चुके हैं। लेटेस्ट 2 दिन पहले वो न्यूज़ 18 को एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने स्पष्ट बोला, हालांकि अपने फेवर को इस टाइप से सेंटेंस स्ट्रक्चर किया कि हाँ मैं वोट कटवा हूँ और मैं सबका वोट काटूंगा। तो माइट भी जो ये कह रहे हैं अजीत सर, ये इनका स्टेप 1 होगा राजनीति का, कि पहले वोट काट करके मैक्सिमम कितना वोट काटा जाए उतना काट करके अपने आप को इस्टेब्लिश करना राजनीतिक बिहारी सर्कल में, एंड देन फिर स्टेप 2 में जाकर के संगठन और पार्टी का अच्छे से निर्माण करना और उसको जमीन तक ले जाना। 2005 में रामविलास पासवान के लिए भी यही कहा जाता था, उनको वोट कटवा ही कहा जाता था। आई थिंक 2005 ही था ना जब 2 बार बिहार में इलेक्शन करने पड़े, या 2000 था, 2005 ही था, 1 फरवरी में और फिर नवंबर में, क्योंकि रामविलास पासवान किसी के साथ गए नहीं। और उसके बाद लेकिन उनको खामियाजा भुगतना पड़ा। 2005 में जब दोबारा इलेक्शन हुआ तो उनकी सीटें कम हो गई। तो वोट कटवा वाली जो कम से कम बिहार में तो उल्टा देखा गया है। रामविलास पासवान तो वोट कटवा से कहीं ज़्यादा थे भाई, उनकी अपनी बिल्कुल। हाँ, लेकिन उनको भी जनता ने छोटा साइज में कर दिया कि भाई आपको अगर वोट मिला है तो बस आप लेके उसको एक जगह बैठ गए या किसी को डैमेज ही किए, उसमें हमें खुशी नहीं है, उसका कुछ पॉजिटिव करें आप। तो और उसका खामियाजा नुकसान हुआ उनको। तो ये सिर्फ अगर इनकी सोच ये है कि इस बार हम सिर्फ डैमेज कर दें और फिर अगला बार जीत जाएं, तो मुझे लगता है बिहार उस तरीके के पॉलिटिक्स को इंसेंटिवाइज नहीं करता है। यानी तो ये बेवकूफ़ी कर रहे होंगे, बट अभी तक कोई फ़ायदा हुआ है मुझे
एक यूट्यूबर मनीष कश्यप और जो पवन वर्मा जेडीयू में थे, ये दो नाम ही आते हैं। और लोग जुड़े हैं इनसे? भोजपुरी के कुछ कलाकार जुड़े हैं, कुछ पूर्व जो है अधिकारी वगैरह जुड़े हैं, और लोकल स्तर पे आप देखेंगे जैसे मुजफ्फरपुर की सीट उठा लीजिए, वहाँ एक हार्ट के डॉक्टर हैं AK दास, मतलब काफी प्रतिष्ठित डॉक्टर है अपने बिहार में। तो वो ऐसे नाम हर जगह जुड़े हैं जिनकी स्थानीय स्तर पे प्रतिष्ठा है, उनके पेशे के कारण। वो मतलब मान लीजिए कोई जिला पार्षद है। अच्छा सॉरी, एक बिहार की बात है तो कौन जात के हैं डॉक्टर? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या किसी खास जात या धर्म के लोग इनसे ज्यादा जुड़ रहे हैं, या उसमें है इनका अगड़ों का ज्यादा? तो फिर तो एनडीए का ही प्रॉब्लम हो जाएगा अगर अगड़ों की को ज्यादा ये खींच रहे हैं अपनी तरफ। हाँ, मतलब लेकिन सर ये आप देखें कि ये ऐसे लोग हैं जो इनके साथ जुड़ रहे हैं जिनको लग रहा है कि हमारी राजनीति अच्छा एनडीए में या भाजपा में हम मतलब हर उतना किसी नहीं चमक पा रही। बिहार में तो हर किसी से आप पूछने जाइए चुनाव लड़वाएंगे, लड़ोगे, हर कोई तैयार हो जाएगा। ये मतलब आप देखिए तो पूरे देश की अपेक्षा ज्यादा मिलेगा, क्योंकि हर किसी को लगता है कि उसी में विधायक सांसद बनने की क्षमता है, और ये लोग कुछ अचीव कर चुके हैं, तो इनकी भी है। वहां लगता है कि ऐसा स्ट्रक्चर है कि पूरा नहीं हो पाएगा, तो वो लोग अभी जुड़ रहे हैं। लेकिन असली समस्या ये है कि ये जो 5 लोग जुड़े हैं, कहीं कहीं पे 20 लोग भी जुड़े हैं, जिनकी 5000 की निजी वोट ताकत है, उनमें से जब आप एक को टिकट देंगे, या यह भी हो सकता है ना कि आप इंतजार कर रहे हैं, जुलाई का आपने कहा था कि हम तो सारे कैंडिडेट घोषित कर देंगे, आज हम लोग सितंबर खत्म होने को चर्चा कर रहे हैं, कैंडिडेट आपने नहीं उतारा, तो इसका मतलब आप इंतजार कर रहे होंगे इनसे भी ज्यादा ताकतवर लोग, जिनको आरजेडी में टिकट नहीं मिल रहा है, भाजपा में, जदयू में नहीं मिल रहा है, और वो बागी होने को तैयार हैं, तो वो आएंगे तो हम उनको टिकट दे दें। तो अगर उनको नहीं भी देते हैं, तो इनमें से जो अभी इस से लोग जुड़े हैं और आपका संगठन तो वो चला वापस रहे जाएंगे, हैं, वो आपको क्या नुकसान नहीं करेंगे? बिल्कुल। मतलब वो कैसे जमीन पे करेगा ये ठीक है, ये तो चुनाव के दौरान ही पता चलेगा, लेकिन अभी आप विवेचना करते तो लगता है ना कि वो नुकसान है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही कारण है कि वो जो सीटों का प्रभाव है ना, कि वो सीटों का प्रभाव पैदा नहीं कर पाते हैं। इसलिए आप देखिएगा कि वो खुद भी बार बार इंटरव्यू में ये बात कहते हैं कि अर्श पे रहेंगे या फर्श पे रहेंगे। लहर चल गई तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आप जमीन पे ही हैं, क्योंकि वो सीटों में बहुत कन्वर्ट होता नहीं दिखता है। लेकिन एक बात है, चिराग पासवान राजनीति में प्रासंगिक बनाए रहे, एक ही आया था वो चला गया, क्योंकि आपने किसी को हरा दिया। तो राजनीति में यह भी महत्वपूर्ण है कि अगर आप यही 5-10 हजार करके वोट कर लेते हैं और एक वोट दिख जाता है आपके साथ, और किसी को आपने डैमेज कर दिया, तो अगले बार तक अगर 5 साल आप काम करते हैं तो आप एक मजबूत विकल्प के तौर पे तो उभर सकते हैं, और वो 10 साल का प्लान भी बताते हैं। लेकिन सर एक विरोधाभास इसमें ये भी है, अगड़ों की बात आपने की और एनडीए को डैमेज करने की बात, ये सोचे भले होंगे कि मैं अगड़ों को साथ ले लूंगा क्योंकि वो आरजेडी वाला और जंगल राज वाला उनके दिमाग में चल रहा होगा, बट ये जमीन पे जब उतारते हैं अपने कैंडिडेट को, तब वहां पे गफलत में विरोधाभास दिखता है इनके सोच में। मुझे लगता है वो कैलकुलेटिव वो ब्रेन है ना, जैसा, क्योंकि वो काम कर चुके हैं भाई। लेकिन वो कैलकुलेशन फिर जब वोटर वोट करने जा रहा होगा तो वो भी कैलकुलेट कर रहा होगा। बिहारी वोटर्स को आप इतने हल्के में मत लीजिए कि आप राजनेता हैं तो आप कैलकुलेटिव हैं और वोटर कैलकुलेटिव नहीं है। जब ये इमामगंज, बेलागंज, रामगढ़, तरारी में अपने कैंडिडेट को उतारते हैं, तब वहाँ पे अगड़ों की राजनीति नहीं दिखती, तब वहाँ सीधा सीधा जो सिंपल जाति और मजहबी गणित दिखता है वो वहाँ पे दिख रहा है। तो फिर आपकी जमीनी हकीकत जो आप जमीन पे उतार रहे हैं कैंडिडेट, और आपकी जो सोच है वो घालमेल करेगी। एक चीज है सर कि ये तो पहले ही बता चुके हैं, हम इतना एससी को देंगे, इतना एसटी को देंगे, इतना मुस्लिम को देंगे, इतना महिला को देंगे, वो पहले ही बता चुके हैं। अब जैसे आप ब्राह्मणों से ही बात करें, तो ब्राह्मणों को क्या लगता है कि वो जो ड्राइविंग सीट पे हम बैठे हुए थे बहुत सालों से, तो अभी क्या है कि अगर जनसुराज बनता है तो आपको दिखता है कि मतलब प्रशांत किशोर ही बनेंगे, और आप देखिए कि राजद वाले उनके टाइटल को भी करते हैं। तो ये नहीं है कि इसी कारण से जुड़ रहे हैं, मतलब लोगों को संभावना दिखती है कि क्या राजनीति में हम वापस आ सकते हैं। लेकिन मैं जो बार बार कह रहा हूँ, जब चुनाव वोटिंग होंगे, अभी भाजपा ने पूरी तरह से प्रचार भी शुरू नहीं किया, उस दिन अगर उनको लगेगा कि अभी जो सिंपैथी दिख रहा है कि नहीं अभी अगर हम इधर गए और आरजेडी वाले आ जाएंगे तो वो कभी इनके साथ नहीं जाएंगे। लेकिन अभी वो जैसे ब्राह्मण उनमें ये देख रहा है, इनकी खुद की जो ये डाटा कलेक्ट करते हैं उसमें इनको समझ में आया है कि ये कॉलिंग करते हैं, तो इनका अपना जो फीडबैक है उन्हीं को है कि जो अति पिछड़ा लड़का है, जो पढ़ा है,
जो इंटरनेट और ये जानता है, वो ज्यादा इनका तगड़ा समर्थक है। जो सवर्ण जो है उतना वोकल समर्थक इनका नहीं है, भले वो सवर्ण लोगों के जुड़ने की ये हो, लेकिन ये इनका अपना अध्ययन है कि जो अति पिछड़ा वर्ग का लड़का है, यूथ है, जो पढ़ लिख लिया है, शहर चला गया है या इंटरनेट से जुड़ गया है, वो भी इनको मतलब इनके अपने हाँ, क्योंकि मुझे लगता है ये भी हम भी प्रेजुडिशियल होंगे अगर हम ये सोचें कि चूंकि प्रशांत किशोर एक खास करके डेवलपमेंट या उस तरह की बात कर रहे हैं जो केजरीवाल किया करते थे, तो बाय डिफॉल्ट सिर्फ अगड़े ही अट्रैक्ट होंगे। वो भी एक तरीके का प्रेजुडिस है मुझे लगता है, खास करके जो जेनजी आजकल इतनी जो बात की जाती है, जो यादव हैं, कुर्मी हैं, इन सब के जो जेनजी हैं वो इन बातों से अट्रैक्ट नहीं होंगे। ये मान लेना, या और जो अलग कुम्हार वगैरह जितने भी कास्ट हैं वो लोग अट्रैक्ट नहीं होंगे, या उसमें वो सिर्फ तेजस्वी के 95% और 80% आरक्षण की बात से ही प्रभावित होंगे, ये मान लेना भी एक तरीके से गलत ही होगा। और जाहिर सी बात है प्रशांत किशोर के पास कुछ तो डेटा होगा, तभी तो वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि भाई आप यादव को ही बनाओ मुख्यमंत्री, लेकिन इसका बेटा ही क्यों बने। तो ही इज टारगेटिंग वो यंग यादव वोटर्स जो कि अब उस फेज में नहीं है कि मुझे 95% रिजर्वेशन चाहिए, सिर्फ वही नहीं चाहिए उसको, या रिजर्वेशन उसका फर्स्ट चीज़ नहीं है। जो ये इस तरह की बात कर रहे हैं उससे दूसरे जात के लोग भी अट्रैक्ट डेटा में दिखता है कि अति पिछड़ा वर्ग जो है वहाँ पे इनके ज्यादा वोकल समर्थक हैं। जिन लोगों से मैंने बात की है उनका भी ये है कहना कि जमीन पर जो फर्स्ट टाइम वोटर है और जो यंग वोटर है वो निस्वार्थ भाव से इनके ये में जाता है। फिलहाल अभी के लिए भीड़ के लिए तो वो जा रहा है, उसमें कुछ एक हिस्सा भले जो आप राजनीतिक तौर पे कह सकते हैं जातिवादी एंगल वगैरह, लेकिन फर्स्ट टाइम वोटर और जो यंग है एक बार अगर दे भी चुका हो वो लोग इनसे जुड़ रहे हैं, इनके बात में प्रभावित। उसमें अलग अलग जातियों से उनमें रोजगार भी है मुद्दा, उसमें पढ़ाई शिक्षा का मुद्दा है, तो ये सब को लेकर के। और उसके पीछे इन्होंने वो जो एक मैंने बताया ना कि परिवार लाभ कार्ड, उसके लिए इन्होंने डेटा भी कलेक्ट किया है, करीब 5 करोड़ से ज़्यादा लोगों का डेटा कलेक्ट किया है। हर परिवार में एक कार्ड इस टाइप से भरने को इन्होंने ग्राउंड पे लगाया है लोगों को। एंड उसमें क्या ये कोई जो राजद का माई बाप कार्ड या कुछ पैसा वैसा है कुछ, ये कुछ उसमें हर परिवार को 20,000 रुपये मिलेंगे ऐसा करके, और उसमें अलग अलग हिस्सों में पढ़ाई के लिए कितना, हेल्थ के लिए कितना, इस टाइप का कुछ बांटा हुआ है। फिर अजीब सा मतलब दोहरा व्यक्तित्व लग रहा है कि एक तरफ आप इस तरह की बात कर रहे हैं, फिर लेकिन आपकी जब जमीनी पॉलिटिक्स पे आती है तो फिर आप वही। हाँ, लेकिन ये नहीं, वही तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के भी अगेंस्ट इन्होंने बोला था। आई थिंक बिहार में कोई जरूरत विरोधाभास यही तो है कि आप पैसे कहाँ से लाएंगे, उसमें आपका आंसर डायरेक्ट नहीं होता है। भ्रष्टाचार जिस पे लगाना होता है उस पे आंसर आपका डायरेक्ट होता है। इंडस्ट्री की बात होती है तो कहते हैं कि नहीं जरूरत नहीं है, यहाँ तो बस हर सरकार के पास पैसे होते हैं और 10-20 हज़ार कमाने के लिए कहीं लोगों को जाना नहीं होता। वो पैसे आएंगे कहाँ से? और जिन राज्यों ने इस मॉडल को स्वीकार किया उन राज्यों की आज स्थिति क्या है वो किसी से छिपी ही नहीं है। ना तो इनके पास वो विजन, हाँ सपने हैं कि बिहार से बाहर नहीं जाएगा, कैसे नहीं जाएगा ये नहीं बता पा रहे हैं जी। तो आई थिंक काफ़ी पीके इससे ज़्यादा बात करेंगे तो लोगों को लगेगा प्रशांत किशोर ने पैसे दे दिए हमें इसलिए बात कर रहे हैं। तो लब्बो लबाब यही है कि प्रशांत किशोर एक तरीके से पता नहीं किस करवट जाएंगे, इलेक्शन से पहले भी और इलेक्शन के बाद भी वो कुछ क्लियर नहीं है। किसको डैमेज करेंगे वो भी कुछ क्लियर नहीं है। ज़्यादातर लोग ऐसा मान के चलते हैं कि नहीं ये ज़्यादातर एनडीए को डैमेज करेंगे क्योंकि इनके नेचुरल सपोर्टर फॉरवर्ड कास्ट वाले होंगे। वो भी एक तरीके से एक बहुत ही यूँ कहें कि स्वीपिंग स्टेटमेंट है, वो उस पर हम यकीन नहीं कर सकते हैं। और जैसा कि इन्होंने प्रोफेशनली किया है, हर सीट को स्टडी करेंगे, वहाँ पे किस जात का वर्चस्व है, कौन सा जात नाराज़ है, ये सारी भी चीज़ें देखेंगे। तो ये किसको ज़्यादा डैमेज करेंगे वो अभी तो नहीं कहा जा सकता। और अभी तो बाकी जो पार्टीज़ हैं उन्होंने भी अभी पत्ते नहीं खोले हैं। अभी पूरी जो गर्मी है चुनाव की वो आनी बाकी है, और जैसे जैसे वो गर्मी बढ़ेगी हम हर हफ्ते आते रहेंगे, कोई ना कोई विचार विमर्श होता रहेगा, कोई चर्चा होती रहेगी। तो आज के लिए इतना ही।